वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन। अब देखिए रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन लाइट की एक प्रॉपर्टी है। लाइट जो कि किसी मीडियम में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये लाइट वैक्यूम में, ये लाइट फ्री स्पेस में या एयर में अपनी मैक्सिमम स्पीड, जिसको कि हम c से डिनोट करते हैं, कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल कर जाती है। ये इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है, जो कि किसमें होगी, वैक्यूम में, फ्री स्पेस में या एयर में। लेकिन जब ये किसी मीडियम में, मीडियम मतलब जैसे ग्लास, जैसे वाटर, जैसे ऑयल या किसी और मीडियम में ट्रेवल करती है, तो ये इसी मैक्सिमम स्पीड से ट्रेवल नहीं करेगी। इसकी स्पीड इन मीडियम्स में ट्रेवल करते समय कम हो जाती है। कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? इन मीडियम्स की ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से, इन मीडियम्स की ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से स्पीड कम हो जाती है। ये ऑप्टिकल डेंसिटी वास्तव में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिनोट की जाती है। ये इसकी मेजरमेंट है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी है जो कि लाइट की स्पीड को किसी मीडियम में अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम कर देता है। कितना कम करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से, म्यू से भी डिनोट किया जा सकता है। इस साइन से भी डिनोट किया जा सकता है, इस साइन से भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, उस पे नहीं जाएंगे किस साइन से डिनोट करते हैं। ये याद रखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस क्वांटिटी की कोई यूनिट नहीं होता। इस क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं होता। ये क्वांटिटी एक रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेटिव क्वांटिटी का मतलब जब एक क्वांटिटी की वैल्यू किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज होती रहे, उसको कहते हैं रिलेटिव क्वांटिटी। इसके बारे में भी बात करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ये स्पीड में कमी आती है जब लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करती है। कितनी कमी आती है? कितना कम कर देगा ये लाइट की स्पीड को? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का लाइट की स्पीड को 1/n टाइम्स कम कर देता है। सपोज कोई एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और उस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी? 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई c का मतलब लाइट का मैक्सिमम, लाइट की स्पीड का मैक्सिमम वैल्यू। और ये कितना आ जाएगा? 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसने अपने मीडियम में लाइट की स्पीड को 3 × 10⁸ से 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कर दिया।
कम कर दिया ना, ये चीज। फिर देखिए ये इंडेक्स के लाइट की स्पीड को कम करने की वजह से हुआ क्या, ये हुआ। देखिए मतलब कि अगर लाइट वैक्यूम में किसी टाइम में d डिस्टेंस कवर कर रही है, तो किसी मीडियम में से कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हो, किसी मीडियम में वो x डिस्टेंस कवर करेगी और वो डिस्टेंस वैक्यूम में ट्रेवल की गई डिस्टेंस से कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि वहां पे स्पीड तो इसकी c है जो कि मैक्सिमम है, और यहां पर इसकी जो स्पीड है, यहां पे जो इसकी स्पीड है वो मैक्सिमम से कम है। कितनी है? 1/n टाइम्स c है। तो एक समय में, एक ही टाइम इंटरवल में वैक्यूम और मीडियम में जो डिस्टेंस कवर होगी वो अलग अलग होगी। कितनी होगी? देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। वैक्यूम में स्पीड है c, डिस्टेंस कवर करी d, अपॉन टाइम लगाया sec t। मीडियम में स्पीड है v, डिस्टेंस कवर करी x, टाइम लगाया t, सेम टाइम में डिवाइड किया तो हमको यहां से पता चला कि c/v इज इक्वल टू d/x। v कितना है? v का वैल्यू c/n है, इज इक्वल टू d/x। यहां से तुमको पता चलेगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जानोगे कि x d/n है। इसका मतलब कि मीडियम में जो डिस्टेंस कवर की है वो वैक्यूम में जितनी डिस्टेंस कवर की उसका 1/n टाइम्स है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि लाइट, इसको इस तरीके से लिख लो, d इज इक्वल टू nx। मतलब ये हुआ कि अगर लाइट किसी मीडियम में x डिस्टेंस कवर करती है तो वैक्यूम में या एयर में वो nx डिस्टेंस कवर कर ले जाएगी। बात समझ में आई? इसी को बेटा हम कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल पाथ। ये बात समझ में आई? ठीक। फिर देखिए तो इसकी वजह से फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि लाइट सपोज एयर में चल रही है और एयर से चलते चलते यहां पे एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है, यहां पे ऐसे एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है। तो लाइट एयर से आ रही है, तो ये लाइट एयर से इस तरीके से एयर में ट्रेवल कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में। अब ये लाइट जैसे ही ग्लास सरफेस पे स्ट्राइक की तो अब ये एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है। ट्रांसपेरेंट बॉडी होने का मतलब है लाइट इसमें एंटर करेगी, इसमें ट्रेवल करेगी। तो जैसे ही वो इसमें ट्रेवल करने वाली होती है, अपनी स्पीड में चेंज होने की वजह से उसी टाइम में डिस्टेंस को काउंटर करने के लिए ये उसी स्ट्रेट पाथ में नहीं जाती, उसी स्ट्रेट पाथ में नहीं जाती, बल्कि अपने पाथ को छोटा करने की कोशिश करती है। और उस छोटा करने के प्रोसेस में ये लाइट अपने पाथ से डेविएट कर जाती है, अपने पाथ से बेंड कर जाती है। बस बेटा
ये लाइट का मीडियम चेंज होते ही मीडियम की बाउंड्री पर अपने पाथ से बेंड कर जाना यही रिफ्रैक्शन कहलाता है। बेंड कर जाना यही रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अब ये देखिए किस तरीके से होता है, रिफ्रैक्शन होता कैसे है। तो देखिए, जैसे ही लाइट किन्हीं दो मीडियम के इंटरफेस पर इंसिडेंट होती है, ऐसी लाइट को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट ये जिस पॉइंट पर होगी, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ठीक है, जिस पॉइंट पे बेटा इंसिडेंट हो, उस पॉइंट पर इस इंटरफेस का मतलब मीडियम की बाउंड्री, इस बाउंड्री पर एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन बना लो। इसको हम कहते हैं नॉर्मल। ये होती नहीं है, ये हमारा इमेजिनेशन है कि हमारे सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन हो, ये नॉर्मल कहलाता है। ध्यान रखिएगा, कई बच्चे गलती करते हैं कि ये रे पर परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं। रे पर परपेंडिकुलर लाइन नहीं बनानी है, सरफेस पर परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, ये ध्यान रखिएगा। तो सरफेस के परपेंडिकुलर बना लिया नॉर्मल। बेटा इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ये जो एंगल बनाती है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रिफ्रैक्शन फिनोमेना के अकॉर्डिंग इस लाइट को अगर ये मीडियम ना होता तो इस तरीके से अपने पाथ पर एक स्ट्रेट लाइन में चले जाना चाहिए था, लेकिन मीडियम होने की वजह से, लाइट की स्पीड में चेंज आने की वजह से ये अपने पाथ से डेविएट कर जाती है, अपने पाथ से बेंड कर जाती है। ये जो बेंड होने के बाद रे आई, इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और ये रिफ्रैक्टेड रे हमारे उसी नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पर दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। पहला लॉ सेम वैसा ही जैसा रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा था कि यहां पे ये जितना काम हो रहा है, क्या इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में रहेंगे। ये सारे के सारे एक ही प्लेन में रहेंगे। एक प्लेन में रहने का मतलब है कि अगर लाइट इस तरीके से किसी सरफेस पे इंसिडेंट हुई है, तो जाते समय ये रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना था, जाते समय वो ऐसे ही रिफ्लेक्ट होके जाएगी। मतलब वो अपने प्लेन को चेंज नहीं करेगी। प्लेन जो है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, सेम प्लेन में ही रिफ्लेक्शन होगा। ठीक उसी तरह से बेटा रिफ्रैक्शन भी सेम प्लेन पे होता है। मतलब लाइट अगर इस तरीके से इंसिडेंट की है तो उसकी आगे बेंडिंग जरूर चेंज हो सकती है, लेकिन होगा वो चेंज एक प्लेन में ही। मतलब ये प्लेन को चेंज नहीं करेगा, इस तरीके से चेंज नहीं करेगा। ये बेंडिंग इस तरीके से होगी, लेकिन वो एक ही प्लेन में होगी। इसी को कहते हैं हम
फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में रहेंगे। नंबर 2, सेकंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। स्नेल्स लॉ, ये स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि कोई रे जब किसी मीडियम में ट्रैवल करती है तो उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और उस मीडियम के नॉर्मल के साथ बनाया हुआ जो लाइट का एंगल है, जो लाइट का एंगल है, उस एंगल का साइन, उस एंगल का साइन, इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब देखिए ये किस तरीके से वर्क करता है। सपोज ये जो एयर था, जब लाइट एयर में ट्रेवल कर रही थी तो उसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से n1 था, और जब वो ग्लास में गई तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 था। तो देखिएगा कि जब वो एयर में ट्रेवल कर रही थी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? n1 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ एंगल। कौन एंगल? जो वो नॉर्मल के साथ बना रही है। तो एयर में इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही थी? I। अब ये जो वैल्यू है, ये जो प्रोडक्ट है बेटा, ये कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहने का मतलब जब मीडियम चेंज होगा तब भी उनका जो प्रोडक्ट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब मीडियम चेंज हो गया तो जब वो ग्लास में गई तो ग्लास में जाने पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? से n2 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ एंगल। एंगल कौन सा है? जो रे ने नॉर्मल के साथ बनाया। तो ग्लास में रे ने नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाया था बेटा? R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको हम बोल रहे हैं। तो यहां से ये जो चीज निकल के आई बेटा, इसी को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। मतलब ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और अगर हम इसी को थोड़ा और बढ़ाएं तो साइन आई अपॉन साइन आर को इधर ले आओ, डिवाइड कर लो, साइन आई बाई साइन आर। उधर था n2, ये n1 यहां मल्टीप्लाइड था, उधर ले जाओ, डिवाइड कर दो, तो आपका ये आ गया एक स्नेल्स लॉ का दूसरा फॉर्म, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। n2 और n1 के क्या है नाम, वो ध्यान रखना, ठीक है। ये है स्नेल्स लॉ, ठीक है बेटा। अब गौर करना, यहां पर ये जो चीज लिखी है n2 अपॉन n1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1n2, 1n2, क्योंकि ये जो लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है, इसको पढ़ता भी ऐसे हूं। देखो इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जो ऊपर है, जो n2 है, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे गई है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू जो नीचे है, जिससे रे आई है चलकर, जिससे रे आई है चलकर, जिसमें इंसिडेंट रे है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। तो ऐसे पढ़ा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये पढ़ने का तरीका है। अब यहां पे ये जो चीज आई ना बेटा, इसमें जो बीच में आया है विद रिस्पेक्ट टू, इसी की मैं बात कर रहा था अभी पहले। मैंने क्या कहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिलेटिव क्वांटिटी है। तो रिलेटिव क्वांटिटी का मतलब यही होता है
कि जब आप किसी क्वांटिटी को एब्सोल्यूट टर्म्स में डिनोट ना कर पाए, किसी ना किसी से रिलेट करके हमेशा बताएं, तो ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं रिलेटिव क्वांटिटी। और देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमेशा तुम रिलेट करके किसी से बताओगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू, यानी फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू है सेकंड मीडियम का। समझ में आई बात? तो ये है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो सवाल, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में है, जो कि n2 अपॉन n1 है, अगर ये n2 अपॉन n1 का वैल्यू कम करेंगे तो r का वैल्यू बढ़ेगा, और अगर n2 अपॉन n1 का वैल्यू ज्यादा होगा तो r का वैल्यू कम होगा। r क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब गौर करना बेटा, इसके दो केसेस हुए कि मतलब अगर n2 n1 से बड़ा है, n2 जो कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो n1 यानी कि फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा है, यानी सेकंड मीडियम ज्यादा डेंस है फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में, तो ये वैल्यू ज्यादा होगा। n2 ऊपर है ना, जब ये वैल्यू ज्यादा होगा तो 1n2 ज्यादा होगा, और जब 1n2 ज्यादा होगा तो r का वैल्यू कम होगा। r कम होगा का मतलब लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी ताकि r छोटा हो जाए, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी ताकि r छोटा हो जाए। और अगर n2 n1 से छोटा है, मतलब n2 रेयर है और n1 डेंस है, मतलब कि रे किसी रेयर मीडियम, किसी डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। सपोज ग्लास से एयर में जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, तो ये वैल्यू n2 अपॉन n1 अब कम हो जाएगा, और जब ये कम हो जाएगा तो r बढ़ेगा। r बढ़ने का मतलब फिर रे नॉर्मल से अवे इस तरीके से बेंड करती हुई जाएगी। ये दो केसेस समझ में आए ना बेटा आपको? मतलब कि जब रे रेयर से डेंस में जाएगी तो r छोटा होगा, मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड करेंगे, और जब रे डेंस टू रेयर जाएगी तो r बड़ा होगा। ये देखिए अब इतना r का वैल्यू होगा, r बड़ा होगा, तो बड़ा होने का मतलब है अब रे को नॉर्मल से अवे, अपने एक्चुअल पाथ से दूर हटना होगा r को बड़ा करने के लिए। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है कि जब डेंस से रेयर में जाएगी, जब डेंस से रेयर में जाएगी तो इसका मतलब n2 का वैल्यू n1 के वैल्यू से छोटा हो जाएगा। ये रिलेशन समझ पा रहे हो कि नहीं? इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो दो केसेस यहां पे बनेंगे, याद रखिएगा। जब रेयर टू डेंस तो इसका मतलब r कम होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। जब डेंस टू रेयर मतलब r बड़ा होगा, नॉर्मल से अवे रे होके निकलेगी। ठीक है बेटा, ये चीज। तो इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने ये सीखा कि जब रे रेयर टू डेंस जाती है, जब रे रेयर टू डेंस जाती है, ये रहा नॉर्मल हमारा, ये आई है, रेयर टू डेंस जाती है, तो अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की तरफ बेंड करते हुए जाती है। और जब रे डेंस टू रेयर जाएगी, डेंस टू रेयर जाएगी, तो बेटा यही रे अपने ओरिजिनल पाथ से अवे होते हुए जाएगी, r का वैल्यू बड़ा करते हुए अवे होती हुई जाएगी। ये दो चीजें आपने सीखी, ठीक है? अब कोई एक सर्टन केस हम उठाते हैं। सपोज ये मीडियम है n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का,
ये मीडियम है N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और लाइट इस मीडियम में V1 नाम की स्पीड से चल रही थी, इस मीडियम में V2 नाम की स्पीड से चल रही थी। ठीक है, तो आपने अभी पढ़ा कि लाइट की स्पीड किसी मीडियम में कितनी हो जाती है, 1/n टाइम्स ऑफ c हो जाती है। यही पढ़ा ना आपने। तो इसी फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं। पहले मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी रही होगी, तो हम कहेंगे भाई v1 इज इक्वल टू n1 इंटू सी रही होगी। इसी तरह से दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी रही होगी, तो आप कहेंगे 1/n2 इंटू सी तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो मैक्सिमम स्पीड है और कांस्टेंट रहती है। अब इसको तुम डिवाइड कर दो। जब तुम इसको डिवाइड करोगे बेटा, तो यहाँ पे 1/n1 अपॉन 1/n2, तो ये रिवर्स में कुछ ऐसा आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। और अब आप इसको देखो तो ये मैंने अभी इससे पहले 1n2 ही तो लिखा था। ये स्पीड के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया बेटा तुम्हारे पास। तो तुमको इससे क्वेश्चन पूछ लेगा। देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस। यानी एक मीडियम में आपको स्पीड दे देगा, दूसरे मीडियम में स्पीड पूछेगा और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया। तो आपको बस वही फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या भाई v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 1n2। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे आप सॉल्व करना है। आपको कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस, तो आप इसी को अपना v1 मान लो, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम में हमारी लाइट इस मीडियम में इतनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है। फिर वो वाटर में जाती है, वाटर की स्पीड को तुम v2 मान लो। v2 क्या होगा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम वाटर में गई ना, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको दे रखा है 4/3। यहां से v2 कैलकुलेट कर लो, 3 × 10⁸ इंटू 3/4। ये जो कुछ भी आएगा बेटा ये तुम्हारा आंसर होगा, ये तुम्हारी क्या स्पीड ऑफ लाइट होगी इन दैट मीडियम जिसका कि तुमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे रखा था, यानी कि वाटर। ठीक है, अब देखिए बेटा, तो स्नेल्स लॉ में हमने पढ़ा कि भाई n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर, यही तो स्नेल्स लॉ था। अब स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो केसेस बेटा देखो इंपॉर्टेंट केसेस बन रहे हैं, और यही तुमसे पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार। मान लीजिए कि अगर i का वैल्यू 0 हो जाए, i का वैल्यू 0 हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाए। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होने का मतलब समझते हो, ये रे जो है ये ठीक नॉर्मल के अलोंग है। ये i छोटा होता 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 0 हो जाए, यानी रे नॉर्मल के ही अलोंग आए। तो रे जो है वो अलोंग द नॉर्मल बोले, ठीक है, पैरेलल टू नॉर्मल बोले, ठीक है, या परपेंडिकुलर टू सरफेस बोले। इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो जब सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो नॉर्मल भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इंसिडेंट रे भी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो वो बात तो वही रहेगी। इन तीनों में से बेटा कोई भी बात बोले इसका मतलब i 0, और जब i 0 है तो यहां पे रखो जरा साइन i की जगह साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाता है बेटा 0, और अगर साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया तो n1 इंटू 0, n1 इंटू 0 कितना हो गया 0, n1 इंटू 0 0 हो गया। ठीक, तो अगर n1 इंटू साइन i ये 0 हो गया तो फिर दूसरी तरफ n2 इंटू साइन r, n2 इंटू साइन r ये बेटा कितना होगा, ये कितना होगा भाई, यहां से देखो साइन r इज इक्वल टू n2 को उधर ले जाओ डिवाइड कर दो, वो भी 0। तो इससे क्या निकल के आया, इससे ये निकल के आया कि फिर r को भी 0 होना होगा।
आर को भी 0 होना होगा। अब आर का 0 होने का मतलब, आर का 0 होने का मतलब यही तो हुआ कि लाइन फिर नॉर्मल के ही अलोंग सीधे चली जाएगी। इसका मतलब यहां पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यानी कोई डेविएशन नहीं होगा। तो ये एक कंडीशन हो गई कि जब कोई रिफ्रैक्शन या कोई डेविएशन ना हो तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि आई को 0 होना होगा, या ये सब बातें। ठीक है, इसी का दूसरा रूप देखिए आप। सपोज N1 और N2 आपस में इक्वल हो गए, N1 और N2 आपस में इक्वल हो गए, ठीक। दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में बराबर है। तो जब दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में बराबर है तो मैं उसकी जगह n लिखे दे रहा हूं। n इंटू साइन आई इज इक्वल टू n इंटू साइन आर। अब n कैंसिल कर दो तो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, दोनों तरफ साइन है हटा दो, यानी आई इज इक्वल टू आर। अब यहां से क्या निकल गया है, यहां से ये निकल गया है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। मतलब अगर किसी मीडियम में इंसिडेंट रे ने ये आई एंगल बनाया है तो दूसरी तरफ भी आर जो कि रिफ्रैक्शन एंगल होगा वो इंसिडेंट एंगल के इक्वल होगा। और उसके इक्वल होने का मतलब तो यही है ना कि फिर कोई बेंडिंग नहीं हुई है, क्योंकि अगर ये बेंड की होती तो डेफिनेटली फिर आई और आर इक्वल नहीं होते। कोई बेंडिंग नहीं हुई है, रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन में ही गई है। अब यहां से भी यही निकल के आया कि यहां भी कोई डेविएशन नहीं होगा, नो डेविएशन। तो आपसे क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा, कहेगा व्हाट आर द सर्टेन कंडीशंस ऑफ नो डेविएशन। तो आपको ये दो चीजें बतानी है, क्या कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाए तो भी कोई डेविएशन नहीं होगा, और अगर दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाए तो भी कोई डेविएशन नहीं होगा। समझे बात को? ठीक है। क्या नहीं, क्या रोज मैं गिड़गिड़ाऊं आपके सामने कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए? अरे तुम्हें नहीं पता कि नैतिकता के आधार पे भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए? हाँ, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।